Very happy morning. I hope you have joined. Yes. Very good morning. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लास्ट लेक्चर तक हमने कुछ चीज़ें देखी थी, लाइक एज टू व्हाट इज जीएसटी, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ जीएसटी, यू कैन से, जो ये ड्यूअल स्ट्रक्चर है सी जीएसटी का, एस जीएसटी का, ये क्या है, ये हमने देख लिया था. ऐसी कुछ चीज़ हमने देखी थी. यस, लास्ट पॉइंट हम जो गए थे वो था व्हाट इज सप्लाई ऑल्सो. इफ यू डू नॉट रिमेंबर, लेट अस गो ऑन टू वन पॉइंट. हमने लास्ट जो चीज़ थी, यस आई थिंक सो, ये चीज़ हमने लास्ट देखी थी, राइट. निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जीरो रेटेड और नॉन जीएसटी. और इसके अलावा जो भी सप्लाई होता है वो सप्लाई आपका होता है टैक्सेबल सप्लाई, और उसके ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है. जीएसटी इज लेविड ऑन दैट पर्टिकुलर सप्लाई. नाउ ये जो नॉन जीएसटी सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई मतलब जो आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी है, आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी है, उसकी थोड़ी सी बात करता है. सो आइटम्स आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी, मैंने जैसे उस दिन भी कहा था, देयर आर 6 आइटम्स इन टोटल. इट इज, फर्स्ट वन इज क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एरोप्लेन को जो पेट्रोल लगता है यानी कि एटीएफ जिसको बोलते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो भी आ जाता है यहाँ पे. नेचुरल गैस इज ऑल्सो देयर एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज ऑल्सो देयर. आप शायद कभी रेस्टोरेंट में अगर गए होगे पोस्ट जीएसटी, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ भी कर लेना अगर आप कभी जाओगे तो. सपोज यू आर विजिटिंग टू मैकडोनल्ड्स, राइट, और यू आर विजिटिंग टू एनी रेस्टोरेंट और बार, एंड आप वहां से कुछ परचेस करते हो, आप वहां पे कुछ कंज्यूम करो, सिर्फ बर्गर, पिज्जा, नूडल्स एक्सेट्रा, वाटर, अल्कोहल भी सपोज आप कंज्यूम कर रहे हो, या कोई छोटे मोटे ड्रिंक्स आप परचेस कर रहे हो वहां पे. नाउ वाटर और जो ड्रिंक है आपकी अल्कोहल, ये वैट के अंदर कवर्ड है, दीज आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी. तो ये रेस्टोरेंट क्या करेगा, आइडियली रेस्टोरेंट ने क्या करना चाहिए, आपको इसके ऊपर जीएसटी लगाना चाहिए और इसके ऊपर वैट लगाना चाहिए, फिर टोटल करना चाहिए और आपको बिल देना चाहिए. आइडियली ये चीज होती है. हाउ एवर बिकॉज कॉमन मैन इज नॉट अवेयर, तो ये लोग क्या करते हैं रेस्टोरेंट्स वाले, वैट जो है, वैट लगता है 12% से, सपोज जीएसटी लगता है 18% से, तो 6% इनको एडिशनल मिल सकता है. ये लोग पूरा बिल एक ही बनाएंगे, पूरे बिल पे 18% जीएसटी लेंगे, आपके पास से जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे 18% पे, वहां पे इसके ऊपर 18% पे करेंगे, इसके ऊपर 12% पे करेंगे, 6% जो इसके ऊपर बचता है वो उनके प्रॉफिट में चला जाएगा. तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है. क्विकली एक बार इस स्लाइड को देख लो. इफ पॉसिबल प्लीज राइट दिस आइटम डाउन बिकॉज ये बहुत काम की चीज है. करेक्ट करेक्ट, नॉन जीएसटी सप्लाई मतलब ये जीएसटी के अंदर आता ही नहीं है, तो इस पे क्या रेट है एक्सेट्रा, इसका कुछ सवाल ही नहीं आ सकता. नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके हिसाब से. बस ये कहीं तो भी आपके पास सेव्ड होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज ये रेगुलर चीज आपको लग सकती है. तो मैंने ये पीडीएफ फाइल ऑलरेडी शेयर कर दी है आपके साथ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कीप इट समवेयर एल्स. जहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट करने बोल रहा हूँ ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख लो ताकि वो अपने माइंड में फिक्स रहे. डन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं. थोड़े से बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं जीएसटी के. आपने शायद सुना होगा न्यूज में एक्सेट्रा वगैरह, देयर आर पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग कि यार नहीं, ये जीएसटी जो मूव लाया गया ये अच्छी चीज नहीं थी.
इसने उल्टा चीजों को बिगाड़ दिया। या देर आर एट द अदर वे देर आर पीपल जो बोल रहे हैं कि नहीं यार जीएसटी आ गया है तो बहुत अच्छी चीज हुई है। तो थोड़ा सा डिटेल में तो आप इसके ऊपर बाद में डिस्कस कर पाओगे, एक बार हम काफी सिलेबस कर लेते हैं हमारा जीएसटी का। बट इनिशियल लेवल पे इफ यू सी, थोड़ा सा अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो पहली चीज, पहला बेनिफिट तो ये है कॉमन मार्केट मिल जाता है गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया जो कास्केडिंग इफेक्ट था, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, क्यों? बिकॉज एक्साइज भी कैलकुलेट किया जा रहा था नॉर्मल कॉस्ट पे, और उसी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर एक्साइज के ऊपर वैट भी कैलकुलेट किया जा रहा था। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे सर्विसेज के लिए भी जीएसटी है, गुड्स के लिए भी जीएसटी है, एक्साइज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, डायरेक्ट जीएसटी ही लगेगा एक ही तरफ से मेन कॉस्ट के ऊपर। तो आपका टैक्स बेस वाइडन हो रहा है और कास्केडिंग इफेक्ट नो नहीं बोल सकते हैं, कम हो गया है काफी हद तक। स्टिल थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं विद टैक्स ऑन टैक्स। नेक्स्ट, रिप्लेसेस मल्टीपल स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स लेवीज। मतलब अगर हजारों टैक्सेस थे तो उसमें से अभी हंड्रेड्स पे आके हम रुके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी एक ही टैक्स है। जो गवर्नमेंट क्लेम करता है कि वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, ऐसा एकदम से नहीं है। बिकॉज सी देयर इज सी जीएसटी कमिंग इनटू पिक्चर, एसजीएसटी कमिंग इनटू पिक्चर, एक्साइज अभी भी है, वैट अभी भी है कोई चीजों पे, कस्टम्स अभी भी है। तो देयर आर फ्यू नंबर ऑफ टैक्सेस नाउ, बट हाँ डेफिनेटली ये हजारों में से कम पे आ गया है अभी, राइट। ईज ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंप्लायंस? यस एनीवन? कंप्लायंस मतलब क्या? बताना प्लीज, किसको पता है तो। कंप्लायंस मतलब क्या? ठीक है, लीगल कंपल्शन, कंपल्शन, ओके। एनीवन एल्स? कंपैरिजन, ठीक है। देखो कई बार लॉ में कोई चीजें दी होती है कि अगर सपोज लॉ में दिया हुआ है कि आपको हर महीने गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको हर महीने देनी ही है। अगर आप नहीं देते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट जीएसटी, व्हेन आई टॉक अबाउट जीएसटी एक्ट और जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ में दिया हुआ है कि आपने हर महीने में आपका टैक्स जो है वो पे करना है। अगर नहीं पे करते हो, फेलिंग टू पे, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, आपको पेनल्टी लगेगी। एट द सेम टाइम इंटरेस्ट और पेनल्टी के अलावा आपको आपका यू कैन से जो भी टाइम है, अगर आप काफी कंटिन्यूअसली डिले कर रहे हो, अप्रैल के महीने का रिटर्न सपोज मई में भरना था, मई का इन्फॉर्मेशन जून में देना था, जून का जुलाई में देना था, आपने तीनों महीने का नहीं दिया हुआ है जुलाई तक, तो शायद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। या फिर अगर आपने ये यू कैन से नॉन कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब क्या? जो लॉ में दिया हुआ उसको फॉलो करना है। नॉन कंप्लायंस मतलब आपने फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लेवी की जा सकती है, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं। सो जीएसटी में अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अगर कोई इंसान, अगर कोई बिजनेस से 3 या 4 महीने तक नहीं उनका डेटा गवर्नमेंट को देता है, डेटा कैसे देगा गवर्नमेंट को? रिटर्न फाइल करके। रिटर्न कैसे फाइल होगा? जीएसटी के वेबसाइट पे जाके रिटर्न फाइल होगा। हम वो प्रोसेस प्रैक्टिकली दिखने वाले हैं आगे जाके। सो ये रिटर्न अगर हमने 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए फाइल नहीं किया, कंटिन्यूअसली 3-4 महीने के लिए नहीं फाइल किया, तो इसकी वजह से हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक अंदाजा आ जाता है कि शायद इसका इतना टैक्स भरना हो सकता है 1 महीने में, और हम वो नहीं पे करते हैं। अगर हम वो नहीं पे करते हैं तो हम लोग दिक्कत में आ सकते हैं। सो बेसिकली जो कंप्लायंस पार्ट है, यानी कि लॉ में जो दिया हुआ है उसे हमें फॉलो करना है, ये पार्ट कुछ हद तक इजी भी हो गया है, कुछ हद तक डिफिकल्ट भी हुआ है। इजी क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज जीएसटी के अंदर में सब चीजें ऑटोमेट की गई है। आपको हर चीज एक एक करके नहीं डालनी है वहां पे। आपने जब इनवॉइस इशू कर दिया, जब आप इनवॉइस एज अ सेल्समैन आप इनवॉइस जब इशू कर रहे हो, आपने जैसे ही इनवॉइस इशू किया, सिर्फ कुछ डिटेल्स आपने पोर्टल पे जाके डाल देना है। एक बार आपने वेबसाइट पे, पोर्टल पे जाके डिटेल्स डाल दी, वो ऑटोमेटिकली चीजें कैलकुलेट करेगा। अब सपोज आपने कुछ परचेस किया है किसी के पास से, यू आर दी कस्टमर, तो आपको अगर इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, आईटीसी हमने देखा है ना, अगर आपने आईटीसी क्लेम करना है तो उसके लिए आपने परचेस इनवॉइस को जाके अपलोड करना होता है रिटर्न पे, राइट। आइडियली ये प्रोसेस होता था पहले, पोर्टल पे जाके अपलोड करो। आज क्या होता है, जिस इंसान ने सेल किया है उस इंसान ने अगर उसके पोर्टल पे डाल के अपडेट कर दिया, वो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे पोर्टल पे दिख जाएगा, मुझे वापस से डालने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द ऑटोमेशन इन जीएसटी यू कैन से। बट अगेन गाइस, एक चीज यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यार अगर शायद वैट अभी भी होता, शायद सर्विस टैक्स अभी भी होता, जीएसटी ना आया होता, तो भी ये ऑटोमेशन पॉसिबल था। तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी की वजह से कंप्लायंस इजी हुआ है, कंप्लायंस इजी वैसे भी हो चुका है। सो दीज आर सम बेनिफिट्स वी कैन से अबाउट जीएसटी। नेक्स्ट,
मूविंग ऑन टू दिस पार्ट नाउ, हमने सप्लाई ये टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी का, ये देख लिया है। अब देखना, जब भी हम कोई एक एक्टिविटी देखते हैं या एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो ट्रांजैक्शन, वो एक्टिविटी, जीएसटी उसके ऊपर कब लगेगा? ओनली व्हेन वो एक्टिविटी, वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट सप्लाई है। अगर वो सप्लाई है तो ही जीएसटी लगेगा, अगर वो सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा गाइस, राइट। तो वो सप्लाई कब है? हमने देख लिया था ऑलरेडी कि यार जब अगर बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सेल, ये एक्टिविटी होती है तो ही वो एक्टिविटी को हम बोलते हैं सप्लाई। तो दिस इज बेसिकली सप्लाई। हमने ये 6-8 चीजें ऑलरेडी देखी हुई है ऊपर, अगर आपको याद होगा हमने ये वाला चार्ट देखा था, राइट। ये 8 चीज हमने देखी थी, लीज, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, सेल, डिस्पोजल। यही चीज अगर होती है तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। बट इन एडिशन टू दिस कुछ और भी चीजें होनी जरूरी है। देयर आर 6 कंडीशंस व्हिच आर टू बी सेटिस्फाइड। ये रहे वो 6 कंडीशंस। क्या है 6 कंडीशंस? नंबर 1, देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे 8 पॉइंट्स देखे हैं, इनमें से कुछ होना चाहिए क्या? हाँ, इनमें से कुछ होना चाहिए, राइट। और ये सप्लाई जो है आपका, ये सप्लाई आपका टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, यानी कि ये निल रेटेड नहीं होगा, ये सप्लाई जीरो रेटेड नहीं होगा, ये सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं होगा, और ये सप्लाई नॉन जीएसटी नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने आपको तभी बताया था उसी मोमेंट पे जब हम ये स्लाइड पे थे, दैट अपार्ट फ्रॉम दीज 4 सप्लाईज अगर कुछ होता है तो वो टैक्सेबल सप्लाई है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीएसटी लगता है। तो आपका सप्लाई होना जरूरी है, वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होना जरूरी है। टैक्सेबल सप्लाई कब होगा? जब वो निल नहीं होगा, जब वो जीरो नहीं होगा, जब वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, और जब वो नॉन जीएसटी नहीं होगा, तभी वो टैक्सेबल सप्लाई होगा। सो ये सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई की बात आ गई। नंबर 2, सप्लाई इज फॉर अ कंसिडरेशन। मतलब क्या? कंसिडरेशन मतलब पैसा मिलना चाहिए सामने से। अगर मैं आपको सपोज ये पेन सेल कर रहा हूं तो ये पेन सेल करके मुझे पैसा मिलना चाहिए, मैंने बस दे दिया आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सप्लाई जो है ये कंसिडरेशन के साथ होना चाहिए कंपलसरी, आपने पैसा लेना है उसके अगेंस्ट में, राइट। नंबर 3, सप्लाई इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बात करते हैं थोड़ी सी इस पे। जब मैं बोलता हूं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सपोज नाउ इन दिस केस से आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी खुद की ऑडिटिंग कंसल्टेंट की फर्म है, मैं यहाँ पे ऑडिटिंग करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ, कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे और उनको मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, राइट, सिंपल। जब भी मैं ऐसी सर्विस प्रोवाइड करूंगा जहां पे मैं ऑडिट कर रहा हूं, जहां पे मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं, जहां पे मैं कोई कंसल्टेंसी कर रहा हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा प्रोफेशन है, इसके दायरे में मैं आके कुछ चीज कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ये मेरे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस केस में सप्लाई किया हुआ है। बट सपोज अब मेरे पास मेरी कार है, मुझे मेरी कार को सेल करना है, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मेरी कार को सेल करना है, वही ऑप्शन है मेरे पास, मैंने मेरी कार को सेल कर दिया। कैन यू टेल मी इफ दिस सेल ऑफ कार इज सप्लाई और नो? क्या ये इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? हाँ या ना? नहीं? कोई है जो बोल रहा है हाँ? नहीं है ना ये, बिकॉज सी मेरा रोज का काम है क्या कार सेल करना? नहीं। इसी जगह पे अगर मेरा एग्जाम्पल ना लो और कोई कार डीलर का एग्जाम्पल लो, उसने उसकी कार सेल कर दी, तो उसका तो रोज का काम है, उसका तो रोज का बिजनेस है, उसका तो नेचर ऑफ बिजनेस ही है कार सेल करना। मेरा नेचर ऑफ बिजनेस वो नहीं है, बट मैंने कार सेल कर दी, तो ये इसको सप्लाई नहीं बोलते, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इन शॉर्ट, सप्लाई अगर आपके बिजनेस के नेचर में है तो ही उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आपका मेडिकल शॉप है, आपका बिजनेस क्या है? मेडिसिन को सेल करना या वैसे रिलेटेड एक्सेसरीज को सेल करना, बट आपने आपकी कार सेल कर दी, यहाँ पे भी आपने आपका ऑफिस का फर्नीचर सेल कर दिया यहाँ पे, तो आप आपका कोई बिजनेस का एसेट बेच रहे हो क्या? आपने आपका मोबाइल फोन सेल कर दिया? नहीं। अगर ये बिजनेस के नाम पे है तो अलग बात है, बट ये आपके प्राइवेट पर्सनल नाम पे है और आपका बिजनेस नहीं मोबाइल सेल करना। बट अगर यही मैं कोई मोबाइल का शॉप देखता हूं जो मोबाइल सेल कर रहा है, यहाँ क्या होगा? यहाँ ये उसके कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, ठीक है। सप्लाई शुड बी मेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होना यानी कि क्या होना? सप्लाई इंडिया में होना। सी, इंडियन गवर्नमेंट का इंडिया के ऊपर ही सिर्फ जुरिस्डिक्शन है, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के ही लोगों को सिर्फ पकड़ सकती है कि तुमने टैक्स नहीं पे किया है, तो सप्लाई का भी इंडियन टैक्सेबल टेरिटरी में होना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंडिया? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टैक्सेबल टेरिटरी? इसके ऊपर हम आज ही बात करने वाले हैं, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द एयर, द वाटर, द सॉइल,
जो भी इंडियन बॉर्डर्स के अंदर आता है, पूरी तीनों चीजें, आप एकदम पानी के अंदर जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सेलर बायर दोनों पानी के एकदम अंदर डीप जाके स्विमिंग करके वहां पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि हमें कहीं गवर्नमेंट पकड़ ना ले, तो वो सॉइल, वो वाटर जिसके अंदर, जिसके ऊपर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई हमने देखा, एंड सप्लाई शुड बी बाय टैक्सेबल पर्सन। जो इंसान इस चीज को बेच रहा है, दैट पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। दैट पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कब होता है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। ठीक है, एक बार क्विकली इन 6 कंडीशंस को देख लो। नोट नहीं किया तो भी चलेगा, बट देख जरूर लो। यस बोलो, क्या हो गया? मैं बोल ही नहीं रहा था, मैंने ये पढ़ने के लिए दिया था। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स मैंने पढ़ने के लिए दिए थे, एक बार रीड कर लो फटाफट से। कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लेना। उस कंसेप्ट को फिर से बताऊं? ये देखिए, नहीं, जब सप्लाई होता है तो सप्लाई 4 टाइप का होता है यूजुअली। यानी कि निल रेटेड सप्लाई हो सकता है जिसका रेट 0% है, और जीरो रेटेड सप्लाई हो सकता है जिसका कोई रेट है बट सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए या सेल इन एसईजेड के लिए उसको हम 0% पे मानते हैं, तो वो जीरो रेटेड हो गया। एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है जिसको एक्ट में लाया है बट उसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, लाइक मिल्क एक्सेट्रा, जो बहुत जरूरत वाली चीजें हैं। और उसके अलावा होता है नॉन जीएसटी सप्लाई, जो जीएसटी के अंदर आया ही नहीं है, जैसे अल्कोहल देखा हमने, क्रूड ऑयल देखा, पेट्रोल डीजल देखा। बट इन 4 ही सप्लाई के अलावा जो भी होता है वो सभी टैक्सेबल सप्लाईज है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसी को हम बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई। डन गाइस? यस यस मैम। नहीं नहीं, इसके इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इन डिटेल। व्हेन वी सेल दी एसेट्स ऑफ बिजनेस, ये एक एक्सेप्शनल कैटेगरी में आता है, उसमें हमें कुछ सर्टन कंडीशंस देखनी होती है। शायद आज ही डिस्कस कर लेंगे, अगले सेशन में हम उसे डिस्कस करेंगे। बट आइडियली स्पीकिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हम एसेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो शायद हम हमारे एसेट्स में से कुछ छोटा मोटा चीज निकाल के सेल कर रहे हैं, भले वो भी आ सकता है, वो तो जीएसटी के अंदर नहीं आएगा बिकॉज वो हमारा बिजनेस नहीं है। और हमारी जो बिजनेस की चीज है, जो भी हम गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, वो तो 100% आ जाएगा। सिर्फ बात आती है अगर कोई पूरे कंप्यूटर्स अपने ऑफिस के निकाल के बेच रहा है या स्क्रैप में डाल रहा है, तो वहां पे क्या होगा वो हम देखेंगे। यस, सभी लोगों को यहां तक की सभी चीजें क्लियर है? एनी डाउट टिल नाउ कि एक पर्टिकुलर चीज नहीं समझी है तो पूछ लो, बिकॉज इतना पूरा बेसिक आपका भी हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं एक्ट के अंदर।
हम कुछ एक्ट के प्रोविजंस देखेंगे, सप्लाई को डिटेल में बात करेंगे, जैसे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का भी डाउट आया, इन डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं अभी आगे एक एक करके। देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर इट, एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल सिनेरियो पे भी जाएंगे। कंसिडरेशन मतलब आपने पैसा पे करके ही कुछ लेना है, या आपने पैसा पे मतलब लेके ही कुछ देना है। सो सपोज इफ आई एम अ बिजनेसमैन, अगर मैं यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल मोबाइल सेल कर रहा हूँ, तो मैंने बस मेरे ऐसे कोई रिलेटिव को मोबाइल फ्री में दे दिया, तो यहाँ पे मैंने पैसा लिया क्या उसका अगेंस्ट? नहीं लिया। मुझे पैसा लेना है अगर मुझे जीएसटी उसके ऊपर लगाना है तो। However, there are exceptions कि बिना पैसे के भी exceptions हो सकते हैं, but the word consideration specifically means कि आपने पैसा लेना है। कंसिडरेशन मतलब कोई भी चीज हम जब सेल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम कुछ ले रहे हैं, यानी कि पैसा ले रहे हैं। तो वेन एवर यू पे समथिंग इन रिटर्न और यू रिसीव समथिंग इन रिटर्न, दैट इज नथिंग बट कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन पॉइंट सभी को क्लियर है ना? कंसिडरेशन में कोई डाउट? ओके ओके। अगेन कंसिडरेशन जो है ना आपका, कंसिडरेशन कैन बी इन कैश ऑल्सो, कंसिडरेशन कैन बी इन काइंड ऑल्सो। मतलब आपने अगर लैपटॉप सेल किया है तो आप उसके बदले में पैसे ले सकते हो। सपोज 40,000 का लैपटॉप था फॉर एग्जांपल, ये लैपटॉप सेल किया है तो कस्टमर ने आपको 40,000 कैश दिया है या बैंक से ट्रांसफर किया। अगर ये नहीं होता है तो आप ऐसा भी पकड़ सकते हो कि वो कस्टमर ने 20,000 के दो दो मोबाइल फोन आपको दे दिए। मतलब आपने एक मोबाइल बेचने वाले को लैपटॉप बेचा और वो बंदे ने आपको दो मोबाइल दे दी बिकॉज आपको शायद जरूरत थी, तो आप मान गए। तो ये दोनों भी कंसिडरेशन इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। बेसिकली कंसिडरेशन से मतलब है, कौन सा टाइप का कंसिडरेशन इससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं। टैक्स कलेक्ट कैसे होता है? पहली चीज तो लेवी होता है, लेवी के बाद असेसमेंट होता है, और असेसमेंट के बाद कलेक्शन होता है। यानी कि क्या, याद करो जीएसटी मैकेनिज्म का चार्ट मैंने बताया था। देयर वर 3 स्टेजेस, वीवर था, मैन्युफैक्चरर था, रिटेलर था, और फिर 4th स्टेज था जहां पे वो रिटेलर कस्टमर को सेल कर रहा है जाके। राइट, इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पहले तो वो सप्लाई था, जब वीवर ने क्लॉथ सेल किया टेलर को या मैन्युफैक्चरर को, उस टाइम पे वो सप्लाई था। वो सप्लाई था तो उसके ऊपर जीएसटी लेवी हुआ। लेवी कब होगी? लायबिलिटी क्रिएट कब होगी? लायबिलिटी मतलब क्या? उस बिजनेसमैन ने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। कैसे पे करना है? सामने वाले कस्टमर से कलेक्ट करके पे करना है। तो पहले तो जीएसटी लगना चाहिए क्या? उस ट्रांजैक्शन पे, उस एक्टिविटी पे, उस इवेंट पे जीएसटी लगना चाहिए क्या? ये कैसे समझेगा? जो भी हमने अभी तक रूल्स पढ़े हुए हैं इसमें से हम एनालाइज करेंगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सभी तरीकों से फिट बैठता है, तो अपन इसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे फॉर एग्जांपल। तो लेवी होना जरूरी है, अगर जीएसटी लगेगा तो ही आप कैलकुलेट करोगे। असेसमेंट मतलब क्या? आपने क्वांटिफाई किया है लायबिलिटी को। आप याद करो फर्स्ट या सेकंड डे पे मैंने आपको एचएसएन कोड्स के बारे में बताया था कि कितने परसेंट पे जीएसटी लगाना है, कैसे कैलकुलेट करना है। राइट, तो वो चीज हमने देखी थी कि अगर वुड होता है तो उसका रेट ऑफ टैक्स अलग है, अगर फर्नीचर होता है तो उसका रेट ऑफ टैक्स अलग है, अगर ऐसा ही फर्नीचर का और कुछ बनाई हुई चीज है तो उसका रेट ऑफ टैक्स अलग है। तो बेसिकली पहले ये देखना है कि जीएसटी लगता है या नहीं लगता उस चीज पे। अगर लगता है तो कितना लगता है, और हाँ अगर समझ गया ये तो उसके बाद आपने कलेक्ट करना है किसके पास से? कस्टमर के पास, और आपने गवर्नमेंट को पे करना है। तो बेसिकली जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन प्रोसेस है ये 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। पहला है लेवी, दूसरा है असेसमेंट, और तीसरा है कलेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा एक्ट के ऊपर बात करते हैं। सीजीएसटी एक्ट 2017, जीएसटी 2017 से आया है, ये शायद सबको पता होगा, 1 जुलाई 2017। बट यहां पे ये समझना जरूरी है कि जैसे हमने यहां पे क्या क्या देखा है अभी, सीजीएसटी एक्ट देखा है हमने सीजीएसटी एक्ट देखा, हमने एसजीएसटी देखा है, हमने आईजीएसटी देखा है। राइट, मैंने शायद यूटी जीएसटी का भी थोड़ा सा मेंशन किया था, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। राइट, यहां पे ये समझना जरूरी है अभी कि इनके एक्ट कौन से हैं। तो गाइज ऐसा नहीं है कि जीएसटी का एक ही एक्ट है, एक ही लॉ है, ऐसा नहीं है। देर आर डिफरेंट एक्ट्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर जीएसटी। इंडिया में जितने स्टेट्स है, जितने यूनियन टेरिटरीज है, हर स्टेट के लिए, हर यूनियन टेरिटरी के लिए एक लॉ है। तो व्हेन आई से एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी एक्ट,
ये स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो एक्ट है 2017 में ही जो आया है, हर स्टेट का अलग अलग है। तो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट होगा, कर्नाटका का कर्नाटका एसजीएसटी एक्ट होगा, गुजरात का गुजरात एसजीएसटी एक्ट होगा, दिल्ली का दिल्ली जीएसटी एक्ट होगा, यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी के जीएसटी एक्ट्स। सो दीव एंड दमन, पौंडीचेरी, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। इनके जीएसटी के एक्ट अलग है, तो यूनियन टेरिटरीज के भी जीएसटी के एक्ट्स है। इसके अलावा देर आर टू डिफरेंट एक्ट्स ऑल्सो। एक है आपका सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, जो कि मेनली सब इंपॉर्टेंट चीजों के लिए रिफर किया जाता है। मेन एक्ट हमारा ये है। ऐसे जीएसटी में भी सभी सेम चीजें ही है, बट स्टेट बाय स्टेट कुछ चीजें डिफर कर सकती है। कोई स्टेट बोलेगा हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, प्रोविजन में, प्रोसेस में, वो बिल्कुल चेंज कर सकता है। आईजीएसटी एक्ट अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डायरेक्टली एक्ट है, सेंट्रल एक्ट बना हुआ है। ये खास करके उन ट्रांजैक्शंस के लिए है जहां पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व है या दो से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व है, तब आईजीएसटी एक्ट पिक्चर में आता है। तो हम सभी एक्ट्स को देखने वाले हैं, यानी कि सीजीएसटी को भी, आईजीएसटी को भी। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इन्हीं सिमिलर लाइंस पे होता है। Now, when talking about Central Goods and Services Tax Act, CGST Act 2017, सेक्शन नंबर 1 थोड़ा सा बात करता है कि कब से एप्लीकेबल है, क्या है। तो ये होल ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। पहले 1 से लेके 7 जुलाई तक 2017 के ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। हाउएवर 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया और उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल रहा। तो 1 जुलाई से ऑल ओवर इंडिया, 8 जुलाई से इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। हम टैक्सेबल टेरिटरी की बात कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, राइट। हमने टैक्सेबल टेरिटरी की बात की थी। व्हाट इज टैक्सेबल टेरिटरी? मैंने आपको कहा इंडिया इज टैक्सेबल टेरिटरी। अगर आप इंडिया के जमीन पे ट्रांजैक्शन करते हो, जो हम यूजुअली करते हैं, सपोज मेरे ऑफिस पे हमने कोई ट्रांजैक्शन कर लिया, आपने और मैंने, तो मेरी ऑफिस जमीन के ऊपर है, फैक्ट्री भी है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या ये टैक्सेबल टेरिटरी में है? जी हाँ। अगर हमें लगता है नहीं, हमें गवर्नमेंट ने नहीं पकड़ना चाहिए, काम करते हैं हम ना, पानी के अंदर बहुत डीप जाते हैं और वहां पे जाके हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो भी टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर कवर्ड है। आप अगर उसके पानी के अंदर जो सॉइल होता है, उस सॉइल के ऊपर जाके आप अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो भी है। आप अगर हवे में जाते हो, हेलीकॉप्टर लेते हो, चॉपर में बैठ के वहां पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो भी कवर्ड है। इन शॉर्ट, जहां पे भी जितने भी बॉर्डर्स है इंडिया के, उसके अंदर और बॉर्डर्स के बाहर भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंडिया की टेरिटरी आती है, राइट। सो टेक्निकल भाषा में इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है टेरिटोरियल वाटर, सी बेड, मतलब सी के अंदर जो सॉइल होता है वो सब सॉइल, वो सॉइल के ऊपर भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एग्जैक्टली क्या होता है, ये देखना ध्यान से। ये इंडिया की टेरिटरी है, राइट, ये इंडिया की टेरिटरी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे ये टेरिटरी है इंडिया की। यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल्स ये होता है टेरिटोरियल वाटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स मतलब ऑलमोस्ट ये यहाँ पे 15-17 किलोमीटर्स हो जाएगा, 18 किलोमीटर्स तक। तो यहां से लेके यहाँ तक जो 18-20 किलोमीटर है, ये टेरिटोरियल वाटर है। इसके नीचे जो चीज है, इसको सी बेड एंड सबसॉइल बोलते हैं, यानी कि मेन अर्थ जो है जिसके ऊपर पानी है। फिर यहाँ के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां से लेके आगे तक कंटीजियस जोन है, ये भी इंडिया के टेरिटरी में है। इसके नीचे जो ये ऐसे स्लोपी यू कैन से स्ट्रक्चर होता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ये भी इंडिया के टेरिटरी में आता है। और यहां से लेके यहां तक 200 नॉटिकल माइल्स मतलब ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स तक ये पूरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। SEZ नहीं, SEZ अलग था, ये EEZ है, ये भी इंडिया के टेरिटरी में आता है। हाँ, ये अलग अलग डिवाइड इसलिए किया गया है, जीएसटी के लिए यहां से लेके यहां तक पूरा कवर्ड है। इनकम टैक्स में कुछ अलग प्रोविजंस है, कंपनीज एक्ट के लॉ में कुछ अलग प्रोविजंस है, अलग टैक्सेस में अलग प्रोविजंस है, इसलिए ये अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। अपने पर्पस के लिए जीएसटी में पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक कवर्ड है। तो अगर आप यहां पर भी कुछ बेचते हो 185 नॉटिकल माइल्स पे, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर जीएसटी। और इसके बाहर की जगह जो है, इसको हम बोलते हैं हाई सीज। हाई सीज मतलब क्या? ये दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज का कॉमन बॉर्डर हो सकता है या कॉमन जगह हो सकती है, या फिर और कोई कंट्री को बिलोंग करती है, अपने को बिलोंग नहीं करती है। तो अगर हाई सीज में आपने ट्रांजेक्शन किया, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को राइट नहीं है जीएसटी कलेक्ट करने का। इंडियन गवर्नमेंट को राइट नहीं है जीएसटी कलेक्ट करने का वहां पे, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस बोलो। इंडिया का बॉर्डर नहीं है ना, इंडिया के कंट्रोल में नहीं है ना वो बॉर्डर। देखो सिंपल सी बात है, हाँ बोलो बोलो बोलो।
वही मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने वही तो चीज आपको बताई कि यहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक इंडिया का कंट्रोल है, इसके बाहर कंट्रोल नहीं है। इसके बाहर हाई सीज है, या तो वो कॉमन प्लेस है दो तीन कंट्रीज की मिला के, या फिर वो और कोई कंट्री की प्लेस है, उस पर अपना हक नहीं है कोई भी। तो इंडिया गवर्नमेंट वहां पे कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है। यस। सामने ध्यान देना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज आप कहीं कभी कुछ काम कर रहे हो जीएसटी के रिलेटेड, और आपको कोई दिक्कत आती है, आप उसको सॉल्व करने जा रहे हो, सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको ऑफिसर के पास जाके मिलना है, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन सा ऑफिसर कौन सी चीज देखता है, राइट। तो वो तो हम देखेंगे आगे, बट कितने टाइप के ऑफिसर्स होते हैं एक छोटा सा जस्ट हम वहां पे गो थ्रू कर लेते हैं। अगर मैं हायरार्की की बात करूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स आर देयर, और ये लोग क्या क्या करते हैं एक्सेट्रा, तो सेक्शन नंबर 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में ये दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ टैक्स, दूसरा होता है चीफ कमिश्नर ऑफ टैक्स, ये इसके अंदर होता है, फिर होता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ टैक्स, और फिर होता है कमिश्नर ऑफ टैक्स। हमने शायद कमिश्नर वर्ड ही सुना हुआ है, राइट, जिसे हम पुलिस कमिश्नर एक्सेट्रा की बात करते हैं, तो ये कमिश्नर वर्ड ही हमने सुना हुआ है। बट कमिश्नर के अलावा कमिश्नर के ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर होता है, राइट, मतलब चार पांच कमिश्नर्स को मिला के इनके पावर्स प्रिंसिपल कमिश्नर के पास होते हैं। ऐसे ही चार पांच प्रिंसिपल कमिश्नर्स को मिला के इनके पावर चीफ कमिश्नर्स के पास होते हैं, और चीफ कमिश्नर्स के ऊपर होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, जो एक ही इंसान होता है जो पूरी हायरार्की को रूल कर सकता है, उसके पास पूरे पावर्स हैं। तो एकदम टॉप पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके बाद चीफ कमिश्नर, उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर, और फिर यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर्स हो गए, ज्वाइंट कमिश्नर्स हो गए, डेप्यूटी कमिश्नर्स हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर्स हो गए, और बाकी के जो इंस्पेक्टर्स वगैरह अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स। इस तरीके से आपका जीएसटी का एक्ट बना हुआ है, इस तरीके से जीएसटी के ऑफिसर्स की हायरार्की है। याद रखने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, एक बार सिर्फ अपन इसको गो थ्रू कर लेना है। मैं स्क्रीन को जूम करता हूं। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स के बाजू में लिखा हुआ है प्रिंसिपल डायरेक्टर्स जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स, वो बस एक दूसरा नाम दिया गया है। तो वेन्यू से कमिश्नर और वेन्यू से डायरेक्टर्स, दीज आर ऑलमोस्ट वन एंड दी सेम थिंग, या इनकी हायरार्की एक ही होती है। तो जो भी पावर्स असिस्टेंट कमिश्नर्स को है, वही सब पावर्स असिस्टेंट डायरेक्टर्स को भी रहने वाले हैं। ओके, सो ये था थोड़ा सा हायरार्की के बारे में। आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट लेवी ऑफ जीएसटी। हमने टैक्स कलेक्शन प्रोसेस जो देखा, टैक्स लेवी यानी कि लायबिलिटी क्रिएट होगी, फिर क्वांटिफाई होगी यानी कि हम एसेस करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, और नंबर 3 पे हम जाके पे करेंगे गवर्नमेंट को। कैसे पे करेंगे? कलेक्ट करेंगे कस्टमर के पास से, राइट। सेक्शन नंबर 9 जो है सीजीएसटी एक्ट का, सेक्शन नंबर 9 जो है ये बात करता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में, यानी कि स्पेसिफिकली सीजीएसटी के बारे में। सीजीएसटी एक्ट है, इसका कंट्रोल सिर्फ सीजीएसटी के ऊपर होगा। ऐसा ही सिमिलर सेक्शन एसजीएसटी में भी होगा।
सिमिलर सेक्शन, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। पहले तो 9 सबसेक्शन 1 बात करता है दैट कोई भी टाइप का इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। इंट्रा स्टेट मतलब क्या, दो स्टेट्स के बीच में क्या नहीं, उसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं। एक ही स्टेट के अंदर द सप्लायर इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, द रिसीवर और द कस्टमर इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र। इन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर इस स्टेट के अंदर में ट्रांजेक्शन किया, इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, राइट। ये हमने देखा है ऑलरेडी। इंट्रा स्टेट सप्लाई एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वाई, बिकॉज ये नॉन जीएसटी है। तो अगर आपने लिकर बेचा है स्टेट के स्टेट में तो ये वैट के हिसाब से आएगा, बट अगर आपने वो नहीं किया है, आपने उसके अलावा कुछ भी बेचा है, तो आप इस एक्ट के अंदर आ जाओगे, ठीक है। ऑन दी वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन नंबर 15, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बात करता है कि जीएसटी किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आपने वैल्यू मतलब किस तरीके से कैलकुलेट किया और जीएसटी का अमाउंट जो निकाल दिया, ये हिसाब से आपने आगे बढ़ना है। ये सेक्शन 15 में हम देखेंगे कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20%। आपको अगर याद होगा जब ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, जब इंटरस्टेट इंट्रा स्टेट के बारे में हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है। तो अगर समझो रेट ऑफ टैक्सेस 18%, कोई चीज आपने बेची है, मोबाइल आपने बेचा, उसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो 9% सेंट्रल लेगा और 9% स्टेट लेगा। ये हमने देखा था, राइट। ये उसी चीज की बात कर रहा है, बट ये क्या बोल रहा है कि एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20%। 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ सीजीएसटी पोर्शन। ये अपने पोर्शन की बात कर रहा है। सीजीएसटी अलग पोर्शन है, एसजीएसटी अलग पोर्शन है। सीजीएसटी सीजीएसटी एक्ट के अंदर है, एसजीएसटी स्टेट के अंदर है। हम अभी सेंट्रल की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल के जितने भी रेट है, मतलब 50% ऑफ द जीएसटी रेट कैन नॉट एक्सीड 20%। इन शॉर्ट जीएसटी का टोटल रेट जो है स्टेट का और सेंटर का मिला के 50-50%, यानी कि 20% यहाँ का, 20% यहाँ का, 40% के ऊपर जीएसटी नहीं जा सकता। हाईएस्ट रेट जो गवर्नमेंट आपके ऊपर लगा सकता है वो है 40% ऑफ जीएसटी। हालांकि आज के डेट पे 28% हाईएस्ट है। हमने रेट ऑफ टैक्स में भी देखा है 28% हाईएस्ट है, राइट। अब देखना यहाँ पे तीन चीज हमने बात की। पहले तो सीजीएसटी बोलता है कि सीजीएसटी एक्ट तभी एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी तभी लगाया जाएगा जब आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट हो, यानी कि एक स्टेट के अंदर ही सप्लायर भी होना चाहिए, कस्टमर भी होना चाहिए। नंबर 2, कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगाओगे, जो भी वैल्यू आप सेक्शन 15 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो। और तीसरी चीज, आपका जीएसटी का रेट एट एनी मोमेंट 20% के ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि सीजीएसटी का रेट। सो टोटल मिला के 40% के ऊपर रेट नहीं जा सकता। यहाँ पे उन्होंने थोड़े से रेट दिए हुए, जैसे कि आप देखोगे 18% रेट है तो सेंट्रल कितना लेगा 9%, स्टेट कितना लेगा 9%, 12% रेट है तो 6%, 6%, अगर समझो 5% रेट है तो 2.5, 2.5, राइट। कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है, बस इतना ही बोला है। अब अगर मैं सेकंड सब क्लॉज के, मैं रीड करने के लिए बाद में देता हूं, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दी होल यू कैन से क्लॉज। नाउ सी, जब मैं क्लॉज नंबर 2 पे जाता हूं या सबसेक्शन 2 पे जाता हूं, ये बोलता है गुड्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सीजीएसटी, यानी कि बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन जीएसटी सप्लाई। ये लोग नॉन जीएसटी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। इफ यू सी, हमने क्रूड ऑयल ऑलरेडी देखा हुआ है, हाई स्पीड डीजल देखा हुआ है, मोटर स्पिरिट यानी कि आपका पेट्रोल एक्सेट्रा, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फुल, ये सभी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी स्लाइड में बताई थी। वही चीजें हैं यहाँ पे, गुड्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी, मतलब कुछ भी कर लो इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये अभी तक जीएसटी में नहीं आए हुए हैं, इनके ऊपर अभी भी वैट, एक्साइज एक्सेट्रा यही चीजें लगने वाली है। सो जब भी आप पेट्रोलियम बनाओगे तो उसके ऊपर एक्साइज लगेगा, जब भी आप उसको सेल करोगे उसके ऊपर वैट लगेगा। अल्कोहल बन रहा है उसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर वैट लगेगा, एक्साइज लगेगा। अल्कोहल बन गया, एक्साइज लग गया, अल्कोहल को सेल कर दिया, वैट लग गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज। थोड़ा सा आओ इस चीज को समझते हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट चार्ज अंडर जीएसटी, मैं जीएसटी के अंदर चार्ज की बात करता हूं। ये चार्ज जो है, दिस चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दिस चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक है नॉर्मल चार्ज और एक है रिवर्स चार्ज। जो भी नॉर्मल में होता है उसका एग्जैक्टली रिवर्स होता है रिवर्स चार्ज में। नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में मुझे बताओ, हमने जो एग्जांपल देखा था जीएसटी मैकेनिज्म वाला, उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो रिटेलर है, रिटेलर ने कस्टमर को सेल कर दिया, शर्ट सेल कर दी उसने 500 रुपए की और उसके ऊपर जीएसटी ले लिया, उसके पास से जीएसटी लिया और गवर्नमेंट को पे किया। तो मुझे बताओ गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है,
गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी है, रिटेलर की थी यहाँ पे। राइट, रिटेलर कौन था इस केस में? अपना सप्लायर था। बट एक्चुअल बर्डन किसके पास था? एक्चुअल बर्डन किसका था? एक्चुअल बर्डन था कस्टमर का। मतलब रिटेलर ने या सप्लायर ने कस्टमर के पास से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे किया। समझ रहे हो? कस्टमर के पास से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। यानी कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में इसको बताना चाहूं तो ये क्या हो गया? कस्टमर जो है अपना, कस्टमर जो है अपना, कस्टमर यहां पे सप्लायर को पे करेगा और सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा। कस्टमर सप्लायर को, सप्लायर गवर्नमेंट को, ये साइकिल चल रहा था। रिवर्स चार्ज में क्या हो रहा है? रिवर्स चार्ज में सिंपली स्पीकिंग ऐसा होगा कि गवर्नमेंट को जो पे करेगा वो इंसान जो है, वो इंसान कस्टमर है। और जो बर्डन है, ये बर्डन भी किसके ऊपर है? कस्टमर के ऊपर ही है। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो यहां पे सप्लायर का कोई रोल ही नहीं आता, यहां पे कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा और पे कर देगा। अब आपका क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों होता है, क्या जरूरत है ये चीज करने की? चल रहा था ना अच्छा खासा, यहाँ पर रिवर्स में क्यों आ गए? रिवर्स में कभी कभी इसलिए आना पड़ता है बिकॉज ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर अगर नॉट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर बिजनेस कर रहा है, हाँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हाँ, वो पैसा कमाता होगा, हाँ, बट क्या उसको पता है जीएसटी कैसे पे करते हैं? या वो इतना पैसा कमाता होगा कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक टैक्स कंसल्टेंट, एक एडवोकेट को हायर कर ले और उसको महीने का महीना पैसा दे कि भाई तू मेरी टैक्स पे कर, मेरा रिटर्न फाइल कर? शायद उसको पता भी नहीं होगा जीएसटी क्या है, शायद पता भी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जिनको पता ही नहीं है जीएसटी पे करना होता है, बट वो बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है मैं वो पैसे के ऊपर का टैक्स जो है, जो मुझे आ रहा है, मैं क्यों लूज करूं? जस्ट बिकॉज वो इंसान अनपढ़ है, उसको पता नहीं है, इसके लिए मैंने मेरा पैसा छोड़ दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक काम करेंगे, इस टाइम पे हम कस्टमर को बोलेंगे कि भाई तू पे कर। अगर ये अनपढ़ है तो ये पे करेगा। तो ऐसे कौन से केसेस है जब कस्टमर पे करेगा, ये भी हम आज या कल मतलब अलग से देखने वाले हैं। तो जो क्लॉज है, मैं उस स्लाइड पे वापस आऊंगा बाद में, आप देख लेना एक बार उसको। क्लॉज नंबर 3 जो है, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टॉक्स अबाउट रिवर्स चार्जेस अंडर नोटिफाइड केसेस। मतलब स्पेसिफिक केसेस निकाल के रखे हैं गवर्नमेंट ने, उन केसेस के अंदर नॉर्मल चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, उन केसेस के अंदर नॉर्मल चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, उन केसेस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यानी कि कस्टमर जाके पे करेगा गवर्नमेंट को। बट यहां पे क्या है? नॉर्मल चार्ज में सप्लायर पे करेगा। तो जब तक गवर्नमेंट बोलती नहीं है कि तुम पे करोगे तब तक सप्लायर पे करेगा। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि कस्टमर पे करेगा तो कस्टमर ही पे करेगा। मतलब यहां पे लायबिलिटी ही कस्टमर की है और जो बर्डन है वो भी कस्टमर का है। यहां पे लायबिलिटी पे करने की किसकी है? सप्लायर की है, बट जो बर्डन है वो कस्टमर के पास। तो कस्टमर सप्लायर को पे करेगा, सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा। और रिवर्स चार्ज में क्या होगा? रिवर्स चार्ज में कस्टमर गवर्नमेंट को पे करेगा डायरेक्टली। ठीक है? रिवर्स चार्ज, नॉर्मल चार्ज क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? आप प्लीज इस चीज को लिख लो। कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज पूछ लो। इसके क्या क्या केसेस होते हैं वो हम देखने वाले हैं, अलग से देखेंगे, उसके ऊपर पूरी बात करेंगे।
डन, कोई डाउट? नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज क्लियर है सभी को? ओके, एक इसी का एक्सटेंडेड कंसेप्ट जो है उस पर बात करता हूं। देखो, रिवर्स चार्ज जो है ना, दो तरीकों से लगता है। पहला रिवर्स चार्ज जो है वो है कि ये वाला नोटिफाइड केसेस, यानी कि गवर्नमेंट केसेस बताएगा और उस केसेस पे रिवर्स चार्ज लगेगा। दूसरा जो है वो है व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। इसको थोड़ा सा समझते एग्जांपल के साथ। अब सपोज अपना ऑफिस है, अपन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, वी आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब दिन भर में ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हम लोगों के पास से परचेस कर रहे हैं और उन लोगों के पास से जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। सपोज हमने स्टेशनरी परचेस कर लिया, स्टेशनरी परचेस कर लिया, ये बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, हमने 2500 की स्टेशनरी परचेस की फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम चाय वाले के पास गए और हमने टी परचेस किया दिन भर में, ये बंदा भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और इसके पास से हमने 1000 रुपए की चाय नाश्ता परचेस कर लिया, स्नैक्स एंड टी एक्सेट्रा। कितने हो गए? 3500 हो गए। अब इसके अलावा कुछ हमने जनरल स्टोर में से कुछ चीजें परचेस कर ली जो हमें ऑफिस में लगती है, राइट, जो हमें ऑफिस में लगती है। ये बंदा भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और ये हमने परचेस कर लिया 2000 का। कितना होता है टोटल? 2 2 4 5500, राइट। 5500 की चीजें हमने परचेस कर ली एक दिन के अंदर, एक ही दिन के अंदर हमने 5500 की चीजें परचेस कर ली तीन अलग अलग लोगों से और तीनों भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है रिवर्स चार्ज के अंदर कि आप रिसीवर हो, आप सप्लायर हो क्या? नहीं, आप रिसीवर हो, बट आपको जिन्होंने सप्लाई किया हुआ है वो अनरजिस्टर्ड है। फिर भले वो एक पार्टी हो या एक से ज्यादा पार्टी हो, बट एक दिन के अंदर अगर आपने 5000 के ऊपर चीजें परचेस की है टोटल कुल मिला के, तो इस 5500 पे आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे और गवर्नमेंट को पे करोगे। ये बंदा पे करेगा गवर्नमेंट को। मुझे बताओ, मतलब दिन भर में आपने 5000 के ऊपर चीजें ही परचेस नहीं करना अगर जीएसटी नहीं चाहिए तो। और इसमें ऐसा भी हो सकता है, सपोज इसका रेट ऑफ जीएसटी है सपोज 0%, इसका रेट ऑफ जीएसटी है सपोज 12%, इसका रेट ऑफ जीएसटी है सपोज 18%। अब आप क्या यही काम करते बैठोगे कि 5500 को डिवाइड करोगे, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दोगे और गवर्नमेंट आके कभी भी बोल सकता है कि तुमने इसमें कुछ तो झोल किया हुआ है, 5500 पे पूरा 18% पे करो, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। मतलब वही चीज जो 5500 की है वो चीज 5500 प्लस 18% होगी आपके लिए, तो अननेसेसरी कॉस्ट इनकर हो रहा है, राइट। तो जब ड्राफ्ट लॉ आया था, ड्राफ्ट लॉ जीएसटी का जब आया था, जो उनके वेबसाइट पे होस्ट किया था करीबन 3-4 महीने तक जीएसटी को फाइनल करने के पहले, उस लॉ में इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला था और ये एज अ सरप्राइज दे दिया गया था एक्ट के साथ जब इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था। और उस टाइम पे उन्होंने बोला कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है और हम इसको गवर्नमेंट के तरफ से डिक्लेयर कर देते हैं। हालांकि जितने ऑब्जेक्शंस लिए गए थे बाय द इंडस्ट्री, बाय द एक्सपर्ट्स इन द प्रोफेशंस, इन लोगों के अगेंस्ट में जाने के बाद गवर्नमेंट ने फाइनली 8 से 10 दिन के बाद ये लॉ को इंप्लीमेंट होते से ही इसको डिफर कर दिया। मतलब बोल दिया कि ये लॉ रहेगा बट ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, इसको डिफर कर दिया 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने खत्म हो गए, फिर डिफर कर दिया और 6 महीने के लिए, ऐसे इनके 6 महीने अभी तक खत्म ही नहीं हुए हैं। तो ये भी रिवर्स चार्ज है। वाई? बिकॉज ये कस्टमर है, ये कस्टमर रजिस्टर्ड है और ये जो सप्लायर है ये अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने रजिस्टर्ड कस्टमर को पे किया है या सामान दिया है, तो उस केस में ये गवर्नमेंट को पे करेगा। ये वाला लॉ अभी तक है बट ये एप्लीकेबल नहीं है, ये अभी तक डिफर्ड ही है। एज ऑफ नाउ 30 सितंबर 2021 तक ये डिफर्ड है। उसके बाद शायद इसको थोड़ा सा चेंजेस करके वापस लाया जाएगा या लिमिट बढ़ा दी जाएगी या प्रॉपर डिटेल बता दिया जाएगा कि किस तरीके से ये एप्लीकेबल होगा। ये जो क्लॉज मैंने आपको बताया ये यहां पर दिया हुआ है। रिवर्स चार्ज व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड पीपल टू रजिस्टर्ड पीपल।
तो रिवर्स चार्ज दो तरीकों से लगता है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये अभी भी चालू है, ये अभी भी लग रहा है, इसको डेफर किया गया है, इसको चेंजेस करके लेके आ जाएंगे और फिर यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। लास्ट टॉपिक जो है आज के लिए वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में, बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। मुझे बताओ, आपने अमेजोन से कभी कुछ परचेज किया होगा और आपने फ्लिपकार्ट से कभी कुछ परचेज किया होगा, राइट? टेल मी समथिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग फ्रॉम अमेजोन? आप क्या करते हो एग्जैक्टली कोई बता सकता है? या फिर आपने स्विगी यूज किया होगा, या फिर आपने ओला यूज किया होगा, क्या प्रोसेस होता होगा इनका? कोई कोई थोड़ी बहुत आइडिया बताओ। यस एनीवन, जितना भी पता है। हम्म, करेक्ट, ठीक है, एड्रेस डाल दो, पेमेंट कर दो, बाय करके छोड़ दो, राइट? अच्छा मुझे बताओ, आपको बिल अमेजोन के नाम से आता है? अगर आपने कभी बिल चेक किया होगा तो अमेजोन के नाम से बिल आता है? नहीं नहीं, अपने नाम, अपन तो कस्टमर है, सप्लायर किसने बिल दिया हमें? अमेजोन हमें बिल देता है या और कोई हमें बिल देता है? उस ब्रांड का बिल आता है। आज जाके आप लोग ये चीज चेक करना चाहिए, तो प्रीवियस ऑर्डर्स में जाके, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ चीज परचेस कर रहे हो एक दुकान से जिसका नाम है मैक्स, राइट? मैक्स के पास से आपने कुछ चीज परचेस कर ली, बट ये आपने किसके थ्रू परचेस की? अमेजोन के थ्रू। आपने कहां से परचेस किया? amazon.in से परचेस किया या अमेजोन की एप्लीकेशन से परचेस किया। बट एक्चुअल में जो चीज आप खरीद रहे हो वो बेच कौन रहा है? अमेजोन नहीं बेच रहा है, वो मैक्स बेच रहा है। तो मैक्स आपको इनवॉइस इशू करेगा, मैक्स आपके नाम का इनवॉइस इशू करेगा, अमेजोन नहीं इशू करेगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि अमेजोन ने मैक्स के पास से पहले परचेज किया, अपने पास स्टॉक रखा और फिर उसने आपको बेच दिया। इस केस में अमेजोन के नाम से बिल आएगा, राइट? तो यहां पे फिलहाल जो 99% केसेस में होता है, ये एक स्टोर है सपोज जिसका नाम है मैक्स। मैक्स स्टोर जो है ये आपको चीज बेच रहा है, इसने आप तक कैसे पहुंचना? तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा इनके थ्रू पहुंच रहा है। सेम चीज होती है स्विगी पे भी, राइट? आप किससे खरीद रहे हो बर्गर? सपोज आप खरीद रहे हो मैकडोनल्ड से, राइट? आपको दे कौन रहा है एक्चुअल में? आपको ये प्रोसेस कौन करवा रहा है कनेक्ट? स्विगी करवा रहा है। बट स्विगी ने आपको सेल किया क्या? नहीं। सेल किसने किया आपको? मैकडोनल्ड्स ने सेल किया। तो इनवॉइस मैकडोनल्ड्स इशू करेगा आपके नाम पे, स्विगी नहीं इशू करेगा। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सप्लायर अलग है, सप्लायर मैक्स है, और जो कस्टमर है ये कस्टमर तो हम हैं, ये कस्टमर हम हैं, हमने परचेज किया हुआ है, तो वी आर दी कस्टमर एंड मैक्स इज द सप्लायर। तो ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला, इनका क्या रोल है? इनका रोल है, ये लोग, ये सभी लोग जो है, दीज आर ECOs, ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या बोलता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। मतलब बेसिकली इनका काम है एक वेबसाइट बनाओ, एक पोर्टल बनाओ और उस पे सप्लायर को और कस्टमर को दोनों को लिंक कर दो। इनका इतना काम होता है। इनको हम बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो इसमें अमेजॉन हो गया, इसमें फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो भी बन रहे हैं या बन चुके हैं इंडिया में। आपने मिंत्रा सुना होगा ऐसे, आपने, और पेटीएम है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बुक माई शो की अगर मैं बात करता हूं, आप बुक माई शो ओपन करते हो सपोज, और आपके आजू बाजू में जो थिएटर है वहां पे कौन सी मूवी लगी है वो देखते हो, और फिर आप उसको बुक करते हो टिकट्स को, और वहां पे जाके मूवी के टाइम पे आप सिर्फ जाके सिनेमा हॉल में दिखा देते हो और आप एंट्री ले लेते हो, राइट? अब मुझे बताओ, आपको टिकट किसने इशू की? बुक माई शो ने इशू की क्या? नहीं, आपको टिकट वो थिएटर वाले ने इशू की है, वो सिनेमा हॉल वाले ने इशू की है, राइट? उसने आपको टिकट्स इशू की हुई है, और वो किसके थ्रू इशू की है? बुक माई शो के ऊपर। तो टिकट कौन दे रहा है आपको? सिनेमा हॉल वाला दे रहा है, बट ये इशू किसके थ्रू हो रहा है? बुक माई शो के थ्रू हो रहा है। बुक माई शो बिकम्स ई कॉमर्स ऑपरेटर और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो ऐसे केसेस में, अब फॉर एग्जाम्पल मैं ओला को थोड़ा सा डिटेल में लेता हूं। अगर मैं ओला की बात करता हूं, ओला की बात करता हूं, मुझे बताओ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ओला का ऐप इंस्टॉल करते हैं हमारे फोन में, और हम लोग डायरेक्टली वहां पे जाके सर्च करते हैं कि हमें ये जगह से ये जगह तक जाना है, क्या कैब अवेलेबल है।
अगर अवेलेबल है तो बता देगा। अब मुझे बताओ कैब आ गई, ये जो कैब है या ये जो ड्राइवर है, अज्यूमिंग ड्राइवर ही ओनर है फॉर एग्जांपल, तो मुझे बताओ ये जो है ये सप्लायर है अपना, और हम जो है वी आर दी कस्टमर। ये सप्लायर है, ये कस्टमर है। अगर मैं नॉर्मल चार्ज लगाता हूं तो सप्लायर ने जीएसटी पे करना चाहिए गवर्नमेंट को, अगर मैं रिवर्स चार्ज लगाता हूं तो कस्टमर ने गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। इतना ही देखा है ना हमने, बट इस केस में ओला गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। तो दिस इज द थर्ड कंसेप्ट। ये तीसरा चार्ज है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के केस में लगता है। ओला को गवर्नमेंट बोलती है कि देख ये जो है कस्टमर, जरूरी नहीं है ये रजिस्टर्ड हो। नाउ से ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स ओवर हियर, फॉर एग्जांपल आप कहीं भी काम नहीं कर रहे हो एज ऑफ नाउ, ऐसे अपन अज्यूम करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हो, आप कहीं बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो भले ये ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज में क्यों ना आ जाए, आप तो पे कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपने तो कभी जीएसटी पे किया ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है शायद, राइट। तो ये रिवर्स चार्ज का चांस तो चला गया यहाँ पे। व्हाट अबाउट नॉर्मल चार्ज? ये जो ड्राइवर है वो बोलेगा मेरा इतना इनकम ही नहीं है, मैं पे ही नहीं करूंगा, कर लो जो करना है। इसका तो एड्रेस भी नहीं पता होगा शायद गवर्नमेंट को, कैसे पे करेगा, कैसे वसूलेगा उसके पास से, नहीं वसूल सकता। तो ओला को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई देख ये भी नहीं पे कर सकता, ये भी नहीं पे कर सकता, तो तूने कलेक्ट करना है। अगर तू कलेक्ट नहीं करता या अगर तू कुछ गड़बड़ करता है, हम तुझे आके पकड़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ना नॉर्मल चार्ज है ना रिवर्स चार्ज है, यहाँ पे ईसीओ जिम्मेदार है डायरेक्टली। कई बार ऐसा होता है कि यार ये जो ईसीओज होते हैं इनके ऑफिसेस इंडिया के बाहर होते हैं, इन ईसीओज के ऑफिसेस इंडिया के बाहर होते हैं। तो इस केस में इंडियन गवर्नमेंट में अगर ये ट्रांजैक्शन, मतलब इंडिया गवर्नमेंट बोलता है कि अगर इंडिया में आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, भले आपका ऑफिस इंडिया से बाहर है, ट्रांजैक्शन कहां हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में टैक्स पे करना जरूरी है। अगर आप नहीं आ सकते पे करने को तो किसी को बेच दो। अगर कोई इंसान है ही नहीं जो आपके पहचान का है यहाँ पे, तो आप किसी को अपॉइंट करो। तो वेर एन ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, इन दैट केस एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग देम इज सपोज टू पे इन इंडिया। उसके डिटेल्स इसने प्रोवाइड करने हैं। और अगर कोई भी नहीं है इंडिया में रिप्रेजेंट करने के लिए, उस केस में आपने अपॉइंट पर्सन इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। इस पर्टिकुलर काम के लिए आपने अपॉइंट करना है खास कोई इंसान को, किसी को भी अपॉइंट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसका नाम नंबर दे दो, हम उससे निपट लेंगे। सिंपल चीज है, राइट। तो जब मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करता हूं तो ये पर्सन जो है ये सर्विस प्रोवाइडर है। ये प्रोवाइड किसको कर रहा है? कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है, बट थ्रू ओला प्रोवाइड कर रहा है। ये है सर्विस रेसिपिएंट, राइट, मतलब कस्टमर आप और मैं। ये पे करेगा ओला को या फिर ये पे करेगा डायरेक्टली ड्राइवर को भी, राइट। अगर इसने ड्राइवर को पे किया तो ओला इसके पास से अपनी कमीशन ले लेगा। अगर इसने ओला को पे किया तो ओला अपनी कमीशन काट के इस ड्राइवर को पैसा दे देगा। बट जीएसटी कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को। जीएसटी इसके पास से वसूला जाएगा, रेसिपिएंट के पास से, कस्टमर के पास से, और ओला पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन भी दिया हुआ है। मींस एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए अगर आप कोई प्लेटफॉर्म को यूज करते हो। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। मैंने ये पीडीएफ फाइल भी आपके साथ शेयर की हुई है, आप एक बार गो थ्रू भी कर सकते हो। कल फर्स्ट चीज अपन क्या करेंगे, इन सभी को मैंने आपको न देखने का टाइम दिया है न मैंने उसके ऊपर कुछ एडिशनल लिखवाया है। अपन ये सेक्शन 9 पूरा देख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कल। ठीक है, कल सप्लाई को हम डिटेल में समझेंगे। जो हमने वर्ड्स देखे ना, कंसिडरेशन एक्सेट्रा, ये सब चीजें उनको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल सेम टाइम।